धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा पाटिल मैडम जी, इनका यहाँ पर हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय की अंग्रेज विभाग की प्रमुख डॉक्टर अर्चना बनाए मैडम, इनको मैं विनती करता हूँ कि आप अपर्णा मैडम जी का यहाँ पर स्वागत सत्कार करें। अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर, इनका स्वागत सत्कार करना हो रहा है। डॉक्टर संजयराव जिगेश्वर जी का भी हम यहाँ पर स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर जी को विनती करता हूँ कि सर आप सरकार यहाँ पर स्वागत सत्कार करें। मराठी विभाग अध्ययन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजयराव जिगेश्वर हैं। विद्यापीठ विकास मंच का कार्य ये करते हैं और सक्रिय रूप में हमारे डॉक्टर बाबा विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित डॉक्टर अशोक मरडे सर का भी हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर जी को विनती करता हूँ। महाराष्ट्र हिंदी परिषद के ये सचिव हैं डॉक्टर अशोक मरडे सर, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर के मार्गदर्शन से हम ये सब कर पाते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। आदरणीय चौधरी सर जी का भी स्वागत हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार वाइजर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इनका पुष्पस्तबक देकर स्वागत करें। राष्ट्रीय सोसाइटी के प्रमुख संयोजक मेरे स्नेही, मेरे ज्येष्ठ डॉक्टर विनोद कुमार वाइजर जी, क्षमा चाहता हूँ व्यक्ति के लिए जो महनीय और अपने वक्तृत्व, कर्तृत्व और लेखन से जिन्होंने हिंदी साहित्य आकाश को एक नक्षत्र की तरह सदैव प्रज्वलित किया है, ऐसे कुछ जो यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में उपलब्ध हैं, उनका भी सत्कार करना हमारा आद्य कर्तव्य बन जाता है। मैं विनती करता हूँ अन्ना जी से कि मुंबई विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर दत्तात्रेय मुरुमकर जी का आप स्वागत करें। आदरणीय दत्तात्रेय मुरुमकर जी। हम जिन्हें बाबू जी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर महेंद्र ठाकुरदास जी का स्वागत करने की विनती मैं आदरणीय विष्णु सर जी से करता हूं कि आप महेंद्र ठाकुरदास जी का हार्दिक स्वागत करें। बहुत ही महनीय व्यक्तित्व है, आप सब कर्तव्य ध्वनि से बाबू जी का स्वागत करें। इनके उपरांत पुणे आकाशवाणी में जिनके आवाज की खनक और ललक सुनाई पड़ती है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर सुनील देवगर जी का स्वागत करने की विनती मैं अन्ना जी से करता हूँ।
उद्धव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। इसके उपरांत मैं अपर्णा ताई जी से विनती करता हूं कि साइप्रस देश से पधारी हुई पहली हिंदी की ऑनलाइन पत्रिका अभिव्यक्ति की संपादक एवं जैन पत्रकार संघ की प्रमुख आदरणीय ममता जैन जी का स्वागत करें। आदरणीय ममता जी, आपका कल व्याख्यान होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 2002 में साइप्रस के राजदूतावास में अटल जी का इंटरव्यू लिया था। उनके लिए करकत ध्वनि से उनका स्वागत है। धन्यवाद। इसके उपरांत में थोड़ा सा प्रास्ताविक आपके सम्मुख रखूंगा। जैसे कि अटल जी का व्यक्तित्व एक सर्वांगपूर्ण कवित्व, नेतृत्व, दातृत्व, वक्तृत्व सभी दिशाओं में एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न ऐसे अटल जी और अटल जी की यह जन्म शताब्दी का वर्ष पूर्ण हो रहा है। 25 दिसंबर 1924 में अटल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनका मूल निवास स्थान बटेसर आगरा के पास था। अधिक इनके बारे में न बोलते हुए केवल मैं बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो मॉरिशस में हुआ था, उस मॉरिशस के सम्मेलन में मुझे शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस सम्मेलन से केवल 2 या 3 दिन पहले अटल जी का निधन हुआ था। और उस समय की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने अटल जी के बारे में जो कहा वो अभी भी शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं। और तब जितने भी दिन मैं वहां रहा, 8 दिन तक मैं मॉरिशस में था और मॉरिशस का राष्ट्रध्वज 8वें दिन झुका था। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हम सब और जैसा कि महाराष्ट्र शासन, भारत शासन के द्वारा अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष बहुत जोरों खरोश से मनाया जा रहा है, उसमें एक पुष्प के रूप में हमने यहाँ एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय ही हमने रखा हुआ है भारत रत्न कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविता में अवदान। अब अवदान शब्दों को लेकर के अनेकों ने आक्षेप लिए, तो अवदान शब्द बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति में अत्यंत पवित्र शब्द है। बौद्ध संस्कृति में अवदान साहित्य नाम से एक अलग विधा है और वैदिक संस्कृति में अवदान शब्द का अर्थ यह होता है कि कोई पुरोहित, कोई यजमान अपनी मुट्ठी में यज्ञ की हवन सामग्री लेकर के वह यज्ञ में समर्पित कर दे, वो अवदान है। और अटल जी इसी प्रकार के पुरोहित परंपरा के बहुत बड़े कवि थे। हालांकि उनकी बहुत सारी कविताएं कलप्रसाद शिक्षण जी से भी हमने सुनी, आज भी बहुत सुनने को मिलेगा हमें, परंतु मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनकी एक जो प्रसिद्ध कविता है, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम कामे हैं चढ़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इस प्रकार से इस संगोष्ठी के औचित्य को मैंने आपके साथ रखा है। हालांकि बोलना बहुत है, लेकिन मुझसे गणमान्य और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सूत्र संचालक जी से निवेदन करता हूं कि अगला सत्र आप संभालें। धन्यवाद डॉक्टर विनोद कुमार वायसर जी, आपने प्रास्ताविक पर अपना मंतव्य यहाँ पर रखा। इसके उपरांत हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत जी चौधरी सर का मंतव्य सुनने जा रहे हैं। मैं उनको विनती करता हूँ। सर्वांचं सर्वप्रथम या सभागृहामध्ये मी हार्दिक स्वागत करतो। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा या लघु शीर्षकानं संपूर्ण देशभर ज्याची चर्चा आता होते आहे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार
यांनी पुढाकार घेऊन देशातल्या उच्च शिक्षणाची स्थिती त्या स्थितीमध्ये परिवर्तन यावं यासाठी शैक्षणिक सर्व संस्थांचं सर्वंकष उन्नयन व्हावं यासाठी एक मोठी योजना आखली, ज्या योजनेचं नाव प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान असं आहे. आणि उच्च शिक्षणाच्या इतिहासामध्ये आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा निधी महाविद्यालय स्तरावर 5 कोटी रुपयांचा, त्याचा आवाका खूप मोठा आहे, या योजनेअंतर्गत उपलब्ध झाला, या महाविद्यालयात उपलब्ध झाला. आणि या योजनेअंतर्गतच महाविद्यालयातल्या वेगवेगळ्या विभागांच्या वतीने मागच्या वर्षभरापासून अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांचं आयोजन संपन्न होत आहे. श्रद्धेय भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी जे आपल्या देशाचे सन्माननीय प्रधानमंत्री होते, त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आज त्यांची जयंती आहे. आमच्या हिंदी विभागानं ही राष्ट्रीय स्तरावरची संगोष्ठी या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. या संगोष्ठीच्या उद्घाटनासाठी मी भाग्यवान समजतो. जसं सुरुवातीला प्रास्ताविक करत असताना, निवेदन करत असताना संजय जोशी थोडे भावूक झाले होते आणि माझी अवस्था तशीच आहे. याचं कारण असं आहे की प्रोफेसर जोगेंद्रसिंहजी बिसेन हे या मराठवाड्याच्या प्रदेशातलं असं व्यक्तित्व आहे की अनेक पिढ्यांना त्यांनी घडवलेलं आहे. आमचं महाविद्यालयीन जीवन त्यांच्या संस्कारांमधून फुललं. आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून मोठं दायित्व ते निभावत आहेत. आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये अत्यंत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सरांनी जे भव्य आणि दिव्य असं कार्य केलेलं आहे, त्यांचं वक्तृत्व, त्यांचं कर्तृत्व, त्यांचं नेतृत्व हे अत्यंत प्रभावशाली आहे. आणि अशी एक अत्यंत गणमान्य व्यक्ती आजच्या या संगोष्ठीच्या उद्घाटनासाठी आम्हाला लाभावी, मला वाटतं हे आमचं परमभाग्य आहे. त्याचसोबत व्यासपीठावर या ठिकाणी आजच्या समारोहाचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री शेषाद्रीजी व्यंकटेश टांगे, जे व्यवसायानं अभियंता होते, निवृत्त झाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून ज्यांचं संपूर्ण जीवन व्यतीत झालेलं आहे. विद्यमान सध्या ते विद्याभारती या अखिल भारतीय क्षेत्रामध्ये, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्थेचे पश्चिम क्षेत्र मंत्री म्हणून काम करत आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा हे या पश्चिम क्षेत्राचं एकूण व्याप आहे. आणि अशा मोठ्या क्षेत्रामध्ये ते काम करतायत. ते आजच्या समारोहाचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत. ही जी आमची संस्था आहे तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, या संस्थेचे सन्माननीय कोषाध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व आहे. त्यासोबत आता मंचावर आदरणीय अपर्णाताई पाटील मॅडम उपस्थित आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सन्माननीय सदस्य असणाऱ्या अपर्णाताई हिंदी या विषयातलं एक मोठं व्यक्तित्व आहे आणि आज या ठिकाणी त्या प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित आहेत. याचा मला खूप अभिमान वाटतो. याच ठिकाणी सर्जेरावजी जिगे, जे व्यवस्थापन परिषदेचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत, मराठी सदस्य आहेत, मराठी अभ्यास मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत. विद्यापीठ विकास मंच म्हणून जे एक मोठं काम महाराष्ट्रभरामध्ये उभं राहिलं आणि उच्च शिक्षणाला गती देण्यासाठी मोठं योगदान या विद्यापीठ विकास मंचाचं आहे. त्या विद्यापीठ विकास मंचाचे ते अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहत आहेत. विद्यार्थी परिषद आणि आणखी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ते काम करत आहेत. अपर्णाताई आणि सर्जेराव हा लक्ष्मीनारायणाचा जोडा आज या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आहे. याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे. त्याचसोबत मंचावर सन्माननीय अशोकराव मर्डेसरही जे हिंदी साहित्य परिषदेच्या धाराशिव शाखेचे अध्यक्ष आहेत आणि या जिल्ह्यातली हिंदी भाषेची साहित्य चळवळ विकसित करण्यासाठी त्यांचं मोठं योगदान राहिलेलं आहे. ते आमचे मित्र अशोकरावजी मर्ढे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धाराशिव जिल्हा परिसरातले वेगवेगळी मंडळी
त्या प्रत्येकाचा नामोल्लेख करत बसलो तर खूप वेळ जाईल. सर्व मान्यवर आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मोठं योगदान या सगळ्या मंडळींचं आहे. 2 दिवस चालणाऱ्या या चर्चासत्रामध्ये, संगोष्ठीमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी ज्यांनी आधुनिक भारताची जडणघडण केली, ही शिक्षण संस्था तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेची जी स्थापना आहे 1995ला झाली. आदरणीय प्रमोदजी महाजन जे अटलजींची प्रतिछाया जरी म्हटलं तरी हरकत नाही असं व्यक्तिमत्व होतं. अटलजींच्या सानिध्यामध्ये जी एक मोठी पिढी या देशानं पाहिली, घडलेली, त्यातले प्रमोदजी, हे प्रमोदजींचं मूळगाव धाराशिव आहे आणि ही त्यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. प्रमोदजींचं एक स्वप्न होतं की या ठिकाणी त्यांच्या वडिलांच्या नावानं व्यंकटेश्वरराव महाजन शिक्षक होते आणि शैक्षणिक क्षेत्रातलं स्मारक या ठिकाणी उभं राहावं म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांमधनं ही संस्था उभी राहिली आणि म्हणून प्रमोदजींची आठवण या ठिकाणी होते. आदरणीय पूनमजी महाजन प्रमोदजींच्या कन्या संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत आणि आदरणीय रेखाताईजी महाजन यांचा खूप या ठिकाणी प्रवास सातत्यानं होत असतो. त्यांनीही या संगोष्ठीबद्दलची आवर्जून चौकशी सकाळीच माझ्याकडे केलेली आहे. तर एकूणच अटलजींनी जो विचार मांडला, जी भूमिका मांडली देशभक्तीची, राष्ट्रनिष्ठेची आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ अशा 2 टप्प्यांमध्ये माननीय अटलजींचं समग्र जीवन संपन्न झालेलं आपल्याला दिसतं. देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी आणि स्वतंत्र झालेल्या देशाला उभं करण्यासाठी ज्या अनेक पिढ्या खपल्या त्या पिढ्यांचं नेतृत्व अटलजींनी केलं आणि म्हणून एक दिशा आपल्यासमोर अटलजींची आहे. भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या सगळ्या गोष्टी राष्ट्र आणि समाजाला सोडून यांचा विचार आपण नाही करू शकत आणि म्हणून देशासाठी, राष्ट्रासाठी, समाजासाठी आणि मानव कल्याणासाठी साहित्याची, एकूण जीवनाची योजना असते. या पद्धतीची भूमिका आदरणीय अटलजींनी त्यांच्या वाङ्मयातनं मांडलेली आपल्याला दिसते. त्यांच्या वेगवेगळ्या काव्यांवरची चर्चा 2 दिवसांच्या सत्रामध्ये होईल आणि दिग्गज मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे. तेव्हा पुन्हा एकदा या व्यंकटेश महाजन महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांचं, व्यासपीठावरील मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि ही संगोष्ठी अत्यंत उत्तमरित्या संपन्न होईल आणि एक चांगला दस्तऐवज या संगोष्ठीच्या निमित्ताने तयार होईल, जो येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत जी चौधरी सर, आपने अपने मंतव्य के माध्यम से मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का यहाँ पर परिचय करके दिया है. इसके उपरांत हम इस उद्घाटन सत्र में आगे बढ़ रहे हैं. प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित प्राध्यापक डॉक्टर अपर्णा तई पाटिल मैडम जी यहाँ पर अपना मंतव्य रखेंगी. उनको मैं विनती करता हूँ. अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर, डॉक्टर अपर्णा जी पाटिल. सभी को नमस्कार. वेंकटेश महाजन महाविद्यालय और संलग्न सभी महाविद्यालय इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविता में अवदान, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के प्रकुलपति आदरणीय प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, सत्र के अध्यक्ष तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के आदरणीय श्री शेषाद्री डांगे जी, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रशांत चौधरी जी, उपस्थित मंच पर उपस्थित मरडे जी जो अभ्यास मंडल के सदस्य हैं, संयोजक, इस संगोष्ठी के संयोजक विनोद कुमार वाइचर जी, उपस्थित हमारे मार्गदर्शक बाबूजी, आदरणीय बाबूजी, आदरणीय देवधर जी, दत्ता मुरुनकर जी, जैन मैडम, उपस्थित सभी अध्यापकगण, मार्गदर्शक और विद्यार्थी. सर्वप्रथम माननीय अटल जी को
उनकी जयंती के अवसर पर सादर नमन करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, परंतु उनके व्यक्तित्व का साहित्य पक्ष उतना ही गहन, संवेदनशील और प्रभावशाली था। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि शब्दों से संवाद करने वाले कवि, भावनाओं को स्वर देने वाले साहित्यकार और मानवता को केंद्र में रखने वाले चिंतक भी थे। अटल जी की कविता में राष्ट्र प्रेम, लेकिन वह नारेबाजी नहीं है, आत्मचिंतन है। उनकी पंक्तियां मनुष्य को भीतर से मजबूत करती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन पंक्तियों में एक राजनेता का संकल्प नहीं, बल्कि एक कवि की आत्मा बोलती है, जो संघर्ष के बीच भी आशा का दीप जलाए रखती है। उनकी काव्य भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। निराशा और हताशा के क्षणों में आशा और संकल्प जगाने की प्रेरणा देती है, जिसमें वे कहते हैं, आओ फिर से दीप जलाए, भरी दोपहरी से दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, बुझी हुई बात सुलगाए, आओ फिर से दीप जलाए, आओ फिर से दीप जलाए। अटल जी जीवन के टूटन से नहीं, पुनर्निर्माण को देखते हैं। उनकी कविता पराजय के बाद भी खड़े होने का साहस देती है। अटल जी की साहित्यिक चेतना उनके भाषणों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। वे केवल शब्दों को बोलते नहीं थे, उन्हें जीते भी थे। इसलिए विरोधी भी उनके भाषणों का सम्मान करते थे। सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी उनमें एकांत का बोध और विनम्रता बनी रही है। यही उन्हें एक सच्चा साहित्यकार बनाती है। अटल जी ने राजनीति को संवेदना दी और कविता को राष्ट्रबोध। उनके शब्द आज भी हमें संघर्ष में धैर्य, असफलता में आशा और जीवन में मानवीय मूल्य सिखाते हैं। वे शब्दों में बसने वाले कवि थे, जिनकी कविता राजनीति से ऊपर उठकर मनुष्य के हृदय से संवाद करती है। अटल जी अनंत में विलीन हो गए, लेकिन वह अपनी कविताओं के रूप में हमेशा साथ बने रहेंगे। अटल जी को यही संगोष्ठी के रूप में किया गया यह अभिवादन है। 2 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ पर जो मुझे बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके प्रति, महाविद्यालय के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रबंधन परिषद और विद्या परिषद की सदस्य होने के नाते मैं यह अनुरोध करती हूँ कि आपको अगर विश्वविद्यालय में कुछ समस्याएं अगर आई तो हम उसे सुलझाने की जरूर कोशिश करेंगे। और अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के नाते यह भी अनुरोध करती हूँ कि आपको अभ्यास क्रम के बारे में अगर कुछ सुझाव भी देने हो तो आप बेझिझक दे सकते हैं। धन्यवाद। एक अनुदान से सत्कार रह गया है। धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव के अध्यक्ष, हम सबके गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देवदास जी इंगड़े जी का स्वागत करने की विनती मैं बिसेन सर जी से करता हूँ। करतल ध्वनि से कुर्सी दे, मेरे कुर्सी दे। अरे धन्यवाद सभी मान्यवरों का इस सत्कार के लिए। इसके उपरांत हम आज के इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटक बीज वक्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन सर
इनको सुनने वाले हैं। मैं सर को विनती करता हूं कि सर आप अपने मौलिक विचार मंच पर आसीन आज की इस सारस समारोह के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय शेषाद्रि जी डांगे जी, हिंदी अध्ययन मंडल की अध्यक्षा पाटिल मैडम, उन्होंने नहीं कहा, मैं कहता हूं कि मराठी अध्ययन मंडल के विश्वविद्यालय के सम्माननीय अध्यक्ष संजय राव जी के परमादरणीय तो वो व्यवहार की भारतीय नारी है ना, तो स्वाभाविक रूप से कुछ परहेज भी करती है, तो कुछ गलत मुझे नहीं लगा है। देवदास जीवे सर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर, काफी समय से हिंदी अध्ययन मंडल में कार्यरत प्राध्यापक अशोक जी मर्डे सर, इस संगोष्ठी के संयोजक भाई विनोद जी वायताल सर, सभागार में उपस्थित आदरणीय गुरुवर्य नरेंद्र प्रसाद जी शंकुरदास सर, सुनील जी देवधर सर, उद्धव जी भंडारे, दत्ता जी मुरुमकर सर, बहन ममता जी जैन, खास मुझे यहाँ तक लाने का जिन्होंने कष्ट किया, हमारे भाई विजय जी ढोले और पेटकर सर और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन। मैं आज 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, इस अवसर पर अटल जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उद्घाटन का सत्र है, साथ में दूसरी भूमिका बीज वक्ता की है। दिव्य दृष्टि रखने वाले संजय जी जोशी, जानबूझकर मैंने कहा कि दिव्य दृष्टि रखने, यही नहीं, संजय राम की परंपरा ही है। महाभारत से लेकर अब कुछ कुछ संजय अलग भी होगा, अलग है। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। आजकल जरा संजय राम लेने में लोग डरते हैं, अब क्या मुसीबत हो जाएगी ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसे मुसीबतों को डर कर पीछे रहूं तो फिर वो किसी के लिए ठीक नहीं लगता। लेकिन संजय जी जोशी जो यहाँ हैं वो दिव्य दृष्टि जरूर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, कितने मिनट में ये सत्र समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि पूरा सत्र 1 घंटे में समाप्त होना चाहिए, तो आप 30 मिनट की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। बगल में अन्ना है, अध्यक्ष भी है सत्र के। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना समय लो। उन्होंने कहा कि समय मैं मेरा लूंगा, लेकिन बात ऐसी कि मैं मर्यादा में रहकर नहीं लूंगा। इसलिए बीज वक्ता के रूप में केवल मैं बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उस सत्र के संसाधन व्यक्ति है, संसाधन महानुभाव है, उन पर भी अन्याय न हो। लेकिन कुछ तो बात जरूर आपके सामने रखकर जाने का प्रयास करूंगा। ये जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है, केवल वाणी मेरी है। इसके विचार, सारी सामग्री, सारे संस्कार जिस परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूं उसके हैं। अटल जी 4 भाई, अवधेश बिहारी, प्रेम बिहारी, सदा बिहारी और अटल बिहारी। 3 बहनें, विमला, कमला और उर्मिला, 3 बहनें। इस प्रकार का परिवार। अटल जी की रचनाओं पर यह संगोष्ठी हो रही है। मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविता में अवदान, तो किसी भी रचनाकार की रचना को समझने के लिए मैं ये मानता हूं कि रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। रचनाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से रचनाकार की मानसिकता, रचनाकार की विचारधारा, रचनाकार की सोच,
उसका परिवेश, उसके अंतर्मन की कामनाएं, ये सारी उसकी साहित्य के माध्यम से, उसकी विधा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो जहां तक अटल जी की बात करें तो फिर अटल जी की विचारधारा क्या है? तो अटल जी की विचारधारा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि संघ की विचारधारा। एक बड़ी अच्छी बात है कि वर्तमान समय में विगत 10-11 वर्षों से देश भर में एक अच्छा माहौल चल रहा है और भारत के इतिहास को पुनः समझने की प्रक्रिया चल रही है। इतिहास को दो धरातल पर समझा जाएगा। एक समतल धरातल पर जिसमें विश्लेषण किया जाएगा कि इतिहास में क्या क्या हुआ। मेरी दृष्टि से ये इतिहास का दूसरा पक्ष है। मेरी दृष्टि से इतिहास का वह पक्ष जो उस इतिहास को ऊर्ध्वगामी ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है, जो उस समतल की पृष्ठ पर लिखे हुए इतिहास की समीक्षा करते हुए वर्तमान में देश के लिए उपयोगी क्या है, इस इतिहास से हम क्या सीखें, और उस दिशा में संस्था ने बढ़ाया हुआ ये कदम मेरी दृष्टि से उपयोगी है कि अटल जी की रचनाओं की आज उपयोगिता क्या है। अटल जी की रचनाएं किस परिस्थिति में लिखी गई, अटल जी की रचनाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है, अटल जी की रचनाओं का केंद्र क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि अटल जी की विचारधारा को समझना है तो अटल जी की विचारधारा यह संघ की विचारधारा है। संघ की विचारधारा नए से कोई विचार नहीं है। संघ की विचारधारा इस भूमि की, इस जमीन की विचारधारा, इस संस्कृति का जो समर्थन करती है। संघ बना है राष्ट्र प्रेम के प्रति जो उनकी अटूट आस्था है, उसके आधार पर संघ बना है। संघ चला है राष्ट्र के प्रति जो अटूट आस्था है, उसी के साथ में अटूट विश्वास और अगाध सेवा का भाव से संघ चला है। संघ तपा है उस त्याग, तपस्या और समर्पण की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार की साधना में। संघ आज जो खड़ा है वो राष्ट्र प्रेम की भावना में, इसी के आधार पर संघ खड़ा है। तो अटल जी की कविताओं को जब हम समझेंगे तो अटल जी की कविताओं में आपको हर स्थान पर, हर जगह पर उसके पीछे आपको राष्ट्रीयता, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, यहाँ के मूल्य, यहाँ की विचारधारा आपको दिखाई देगी। अटल जी ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। एक वक्ता के रूप में अटल जी हमारे सामने आते हैं। जब वक्ता के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कविता की पंक्तियां आ जाती हैं। अटल जी एक संघ के प्रचारक हैं, जीवन भर प्रचारक हैं। अटल जी राजनेता के रूप में सामने आए। अटल जी पत्रकारिता के रूप में, संपादक के रूप में भी सामने आए। अटल जी एक मनुष्य के रूप में भी, एक व्यक्तित्व के रूप में भी बहुत श्रेष्ठ है। इन सारे पहलुओं को हमको समझना होगा और उसके आधार पर उन रचनाओं की समीक्षा हमको करनी होगी, उन रचनाओं को हमको समझना होगा। संघ का जन्म, यह संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अटल जी के जन्म को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संघ के निर्माण के साथ, संघ के पहले भी, संघ के साथ भी और संघ के बाद भी कई संगठन समाज में उद्भूत हुए। लेकिन समय के साथ साथ ये संगठन समाप्त भी हो गए, कुछ अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जब किसी भी संगठन की स्थापना होती है, तो जब स्थापना होती है तो स्थापना में उस संगठन के स्थापना का लक्ष्य, उद्देश्य यह श्रेष्ठ होता है, तभी तो उसको समाज में मान्यता मिलती है। लेकिन मैंने कहा कि 100 वर्ष होने के बाद भी आज संघ की अवस्था, संघ दिन दुनिया और रात चौगुनी से गति से बढ़ रहा है। अभी सारे क्षेत्र में संघ का विस्तार हो गया है। मराठी का एक गीत सभी लोग जो जुड़े उनको पता होगा। हम ये गीत गाते हैं कि
क्षेत्र कुठे ही रिक्त राहिले हे आता होने नहीं। ऐसा कोई क्षेत्र रिक्त न रहे, न बचा रहे कि जिस क्षेत्र में हमने काम खड़ा नहीं किया है। इस पद्धति से संघ काम करना है। तो संघ को समझने के लिए, मतलब अटल जी की कविताओं को समझने के लिए पहले संघ को समझना होगा। और संघ को समझने के लिए मैं मानता हूं कि किताबों को पढ़कर संघ नहीं समझेगा, केवल आलोचनाओं को पढ़कर संघ नहीं समझेगा। संघ समझने के लिए संघ के करीब जाना होगा, क्योंकि संघ यह अनुभूति का विषय है, संघ जीने का विषय। संघ समझने के लिए संघ में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। जब तक आप सम्मिलित नहीं होंगे तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, तब तक आप अटल जी की रचनाओं की भी ठीक ठीक समीक्षा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अटल जी की आयु 17 वर्ष की 10वीं कक्षा के छात्र हैं अटल जी, और पहली रचना उन्होंने लिखी आयु केवल 17 वर्ष की। अटल जी ने पहला ओटीसी किया, ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप, उस समय ओटीसी कहा जाता, उसका नाम बदल गया। संघ में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष इस प्रकार की पहले प्रक्रिया रही, अब उसको फिर बदल दिया गया है। अभी तृतीय वर्ष को लेकर भी बड़े अजब किस्से होते हैं। 2014 के बाद में जिस प्रकार का माहौल बदला, तो एक ऐसे ही कार्यकर्ता प्रशिक्षण में मुझे आमंत्रित किया, और मैंने कहा कि मुझे तो मेरे संगठन से अनुमति लेनी पड़ेगी पहले, कि बगैर अनुमति के मैं भाजपा के मंच पर कैसे आऊँ। नहीं सर, ये तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बन गया, तो कार्यकर्ता के रूप में आप अपनी बात रखेंगे, लिया आइए। तो मैंने अनुमति ली, अनुमति लेकर चला गया कार्यकर्ता। और मैं कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ कहना है तो मैं वही कहूँगा जो परिषद में कहता हूँ, जो संघ में कहता हूँ, तो सबकी कार्य पद्धति तो एक ही है। तो बातचीत जब हम परिचय हुआ, सब परिचय होने के बाद फिर एक ऐसी चल रहा था, सब बैठे थे, तो किसी ने कहा मैं प्रथम और शिक्षित हूँ, किसी ने कहा मैं द्वितीय और शिक्षित हूँ, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भी तृतीय और शिक्षित हूँ। तो एक नया कार्यकर्ता ऐसे ही कहा था, नहीं वो उससे कहते मैं चतुर्थ वर्ष शिक्षित हूँ। मैंने दिन में तो सोचा कि ये चतुर्थ वर्ष तो नई संकल्पना आ गई है। तो मैंने कहा कि आपने तृतीय वर्ष कहा? नहीं, तृतीय वर्ष तुम्हारे पास में बस निलंग्यामध्येच आमच्याकडे झाला होता, तिथेच मी केलं। ठीक है, आपको बधाई। तो ये बाहर से बैठकर नहीं चलेगा। मैंने कहा कि संघ के पहले, संघ के साथ और संघ के बाद के संगठन उद्भुत हुए और धीरे धीरे समाप्त हो गए, कुछ समाप्ति की ओर है। फिर भी आज संघ क्यों खड़ा है? तो संघ के जो सिद्धांत है, केवल सिद्धांत नहीं, सिद्धांत तो उन संगठनों के भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो संघ की दूसरी विशेषता यह है, संघ का लक्ष्य, संघ का ध्येय जितना श्रेष्ठ है, उतनी संघ की कार्य पद्धति श्रेष्ठ है। और जिस कार्य पद्धति के आधार पर आज संघ खड़ा है और उसका अस्तित्व बना है, हमको वो समझना है। तो अटल जी ने 1941 में प्रथम वर्ष किया, 42 में द्वितीय वर्ष किया, 43 में उनका तृतीय वर्ष भी पूर्ण हो गया। लेकिन आयु की 17 वर्ष की आयु में यह बालक, अटल जी ने कविता लिखी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कल्पना करें कि 17 वर्ष के 10वीं कक्षा का छात्र है, और 10वीं कक्षा का यह छात्र जब यह रचना लिखता है, तो संघ शिक्षा वर्ग में जब गीत गाया जाता है, कविता को कपाठ करते हैं कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक एक शब्द को ठीक से हम समझे कि क्या लिखते हैं रचना का। होकर स्वतंत्र कब चाहा मैंने करना सबको गुलाम, होकर स्वतंत्र कब चाहा मैंने करना सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब घर घर जाकर, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर जाकर नरसंहार किए। कोई बता दे काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मतलब इस देश ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया। हमने भूमि की लालसा में किसी को प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया। आगे आएगा आपको कि बांग्लादेश की आजादी के बाद हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक जो बंदी बनाए थे वो भी छोड़ दिए। वो विषय एक अलग है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदू क्या है, ये समझने के लिए अटल जी की इस रचना पर हम चलते हैं। अटल जी लिखते हैं दूसरी रचना में, एक हाथ में सृजन
एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। सभी ज्वाला की कीर्ति की ज्वाला में जलते, सभी कीर्ति की ज्वाला में जलते हम अंधियारों में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानी गति हो, राष्ट्रभक्ति के आगे आए जिसमें हिम्मत हो। मतलब इस राष्ट्रभक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता यदि देश के सामने के समस्त प्रश्नों का समाधान यदि चाहते हैं हम, तो केवल राष्ट्र आराधना ही आवश्यक है। राष्ट्रभक्ति के माध्यम से देश के सामने के सभी प्रश्न, फिर जातीयता का हो, सांप्रदायिकता का हो, भ्रष्टाचार हो, इस सारे प्रश्नों का यदि हम समाधान चाहते हैं तो हमारे अंतर मन में केवल राष्ट्रीयता के भाव की आवश्यकता है। इतनी उदार विचारधारा को चलने वाले संघ पर भी 3 प्रतिबंध लगे। 1948 में गांधी हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, 1975 में आपातकाल के समय प्रतिबंध लगा, 1992 में ढांचा ढहने के बाद फिर प्रतिबंध लगा। लेकिन इस सारे प्रतिबंधों के बाद भी संघ पुनः खड़ा, और हर प्रतिबंध के बाद संघ और अधिक क्षमता के साथ खड़ा रहा। स्वाभाविक रूप से संघ से जुड़े हुए अटल जी की वाणी मौन कैसे रहेगी? इतने सारे प्रतिबंधों के बाद अटल जी की कलम चल जाती है। अटल जी लिखते हैं, पुष्प कंटकों में भी खिलते हैं, पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधियारों में जलते हैं, आज नहीं प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में पलते हैं। आपत्तियां तो आती है मनुष्य पर, फिर हमारा क्या है? चित्त यातनाओं के बल पर नहीं भावनाएं रुकती है, चिता होलिका की जलती है, चिता होलिका की जलती है, अन्यायी कर मलते हैं। ये तो आपत्तियां आती रही। ऐसे संगठन में अटल जी परम पूजनीय गुरु जी के आह्वान पर जिस प्रकार की पुकार लगाई परम पूजनीय गुरु जी ने, अटल जी ने पूर्णकालिक होने का संकल्प लिया। एक प्रचारक के रूप में अटल जी निकले। अब अटल जी के व्यक्तित्व को यह भी समझना होगा, उनकी रचनाओं को समझने के लिए कि प्रचारक क्या है। अच्छा, अटल जी प्रचारक के रूप में पहला दायित्व तो उनको मिला लखनऊ के पास संडीला नाम का गांव। लखनऊ से दिल्ली रेलवे मार्ग पर संडीला है, और अटल जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे सेवा का प्रारंभ, सेवा भाव का प्रारंभ संडीला से। एक प्रचारक क्या चाहता है? किस प्रकार का प्रचारक काम करता है? केवल समीक्षा करके किताबों को पढ़कर संघ को समझा नहीं जाएगा। जो मैंने कहा कि कार्य पद्धति क्या, तो संघ का एक प्रचारक जो निरंतर मां भारती को वैभव के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए निरंतर कार्य करता है। अटल जी आजीवन प्रचारक, अपना घर परिवार छोड़कर प्रचारक, जहां पर कहा जाएगा वहां जाकर काम करता है। आज तो ठीक है, आज तो बड़ी संपन्नता है, सफलता के सारे फल हम चख रहे हैं, सफलता के वृक्ष का अनुभव हम ले रहे हैं। आज समाज में बड़ी सफलता है, संघ को एक अलग दृष्टि से सम्मान से देखा भी जाता है, ये भी सही है। लेकिन संघ के विचारों की समृद्धि का यह वृक्ष जो खिला है, फला है, फूला है, बड़ा हुआ है, इसके निर्माण में जिस दिन प्रचारकों ने अपने जीवन को आहुति किया, उसके स्मरण का भी समय है कि मां भारती को वैभव के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। कल्पना करें हम कि घर परिवार को छोड़ दिया है। आज तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी संपन्नता की स्थिति है, तो सारी सुविधाएं आज हमको मिल रही है, लेकिन कल्पना करें उस समय की 1948 में जब प्रतिबंध लगा, 1925 में संघ की स्थापना हुई, जो प्रचारक के रूप में निकले तो गांव में आने की अनुमति नहीं थी। प्रचारक जो समाज सेवा के लिए आए, इस सेवा के लिए आए हो, प्रचारक कहां रुक रहा है? तो गांव के बाहर का जो मंदिर है, उस मंदिर पर वो अपने साथ में जो भी कुछ बिस्तर है उसको रखा है।
जो 5 रुपये है उसके आधार पर जो चने फुटाने उसको मिलेंगे, उसको खरीदता है, उसको खाता है और पेट भरा रहे इसलिए 2, 3, 4 लोटे पानी पी जाता है, अधिक से अधिक पानी पीता है। उस साधना को समझे, इतनी आसानी से यह कार्य आगे नहीं बढ़ा है। आज जो वैभव सारा दिखाई दे रहा है, बात ध्यान में रखो मित्रों, हम किसी मंदिर के कलश को देखते हैं, उसके द्वार पर जड़े हुए हीरे माणिक मोतियों से जड़े उस सारे द्वार को भी देखते हैं, कलश के वैभव को भी हम देखते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से मंदिर का अस्तित्व उस कलश पर नहीं होता, वो द्वार पर जड़े हुए रत्न जड़ों से जड़ित उन हीरे मोतियों से नहीं होता, उस मंदिर की नींव के रूप में जो पत्थर गड़े हैं उनका अस्तित्व जो खड़ा है उस मंदिर का, उस नींव में गड़े हुए पत्थर होते हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया, 1000 लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया केरला जैसे क्षेत्र में जाने के बाद, जहां पर हत्याएं, लेकिन निरंतर संघ अपनी कार्य में जुटा रहा। ऐसे संगठन के प्रचार अटल जी रहे, अपना सब कुछ समर्पित कर, जो प्रचारक दुख को दुख नहीं मानता, जो सुख की कामना नहीं करता, जो समाज के हित के लिए विष पीने को भी तैयार है, ऐसा प्रचारक वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, प्रातस्मरणीय है। ऐसी प्रचारक के रूप में भूमिका अटल जी ने निभाई। संघ के आदेश से अटल जी को बाद में क्षेत्र बदला गया, अटल जी को कहा गया संपादक बनिए, तो अटल जी संपादक चले। संघ की कार्य पद्धति, आपको जहां जिस स्थान पर भेजा जाएगा वहां जाना होगा। हम तो कहते हैं कि इसकी कार्य पद्धति इस प्रकार की है कि जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको अपना पोस्ट कार्ड ब्लैंक देना पड़ता है, बगैर एड्रेस का। रचना में से तय हुआ कि आपको कहाँ जाना है, जहां का पता लिखा है वो क्षेत्र में आप जाइए, जगह नहीं है वहां आपको जाकर काम करना पड़ेगा। अटल जी जो क्षेत्र दिया उस क्षेत्र में काम करना, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं विद्यार्थी परिषद में ही काम करूंगा, मैं मजदूर संघ का ही, भारतीय मजदूर संघ का ही काम करूंगा, या मैं संस्कार भारती का ही काम करूंगा। जो दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वहन करना। तो अटल जी को दायित्व दिया गया, आप पत्रकारिता में जाएंगे, संघ के विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रारंभ में मासिक पत्रिका चली, राष्ट्रधर्म के संपादक रहे अटल जी। फिर कहा कि नहीं, मासिक पत्रिका से काम नहीं चलेगा, साप्ताहिक में बनना पड़ेगा, तो साप्ताहिक आ गया, पांचजन्य आ गया, पांचजन्य के भी आप संपादक रहे, काम आगे बढ़ा। दैनिक रूप में भी स्वदेश आ गया, स्वदेश का भी काम अटल जी। स्वदेश हो, राष्ट्रधर्म हो या पांचजन्य हो, समाचार को ढूंढना, समाचार लिखना, समाचार पत्र छपवाने से पहले उसको कंपोज करना, उसकी छपाई करना, उसके बंडल बांधना और अपने कंधे पर लेकर उसको लेकर दौड़ना, जाकर जहां तक पहुंचाना वहां पहुंचाना। इस प्रकार की काम की पद्धति से अटल जी आगे बढ़ते चले गए। एक कार्यकर्ता किस प्रकार का, मंच का संचालन करने वाले ने कहा, रात को प्रार्थना करते समय भाई विनोद जी ने भी कहा कि अटल जी सनातनी परिवार से रहे, पंडित परिवार से, ब्राह्मण परिवार। बात सही है, सनातनी ब्राह्मण अटल जी एक दिन स्नान गृह से बाहर निकले, शरीर खुला है और पिताजी ने देखा कि शरीर पर जनेऊ नहीं है। अटल जी से पूछा कि जनेऊ कहाँ है आपका, जनेऊ नहीं पहना आपने। अटल जी ने कहा कि जब तक मेरे समाज के हर एक व्यक्ति को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं प्राप्त होता तब तक मैं जनेऊ को धारण नहीं करूंगा। समरसता बातचीत से, वाणी से, बोलने का विषय नहीं होता, समरसता जीने का विषय है कि समाज के एक पिछड़े हुए वर्ग को यदि हम वो अधिकार प्रदान नहीं करते तो मुझे भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस बात को चलने का। पिता से बहस हुई, संघर्ष हुआ, अटल जी ने नहीं माना, अंत तक
तो यह समरसता कैसे की जा सकती है, कैसे जीना चाहिए कार्यकर्ता के रूप में अटल जी बताए। अटल जी वक्ता भी है, वक्ता के रूप में बड़े हजर जवाबी भी थे। अटल जी के काफी भाषण आपने सुने होंगे। मुझे भी, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि 3 भाषण सुनने का प्रत्यक्ष में अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। लेकिन आप में से काफी लोगों ने सांसद में हुए उन भाषणों को आपने सुना होगा। विश्वास प्रस्ताव पर जब बातचीत चल रही थी तो वक्ता किस प्रकार का है, तो हजर जवाबी किस प्रकार के अटल जी हैं। तो अटल जी को किसी ने कहा कि नहीं, अटल जी व्यक्ति तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पार्टी ठीक। तो अटल जी कहते हैं कि ठीक है, अटल जी तो अच्छे हैं, पार्टी ठीक नहीं है, मैं तो इसी पार्टी में हूं, लेकिन इस अच्छे अटल जी का आप क्या करना चाहते, आप क्या करना। तो सलाहकार कौन हो गया, किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपका समर्थन। मध्य प्रदेश में जब आंदोलन चला कि ग से गणेश नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी धार्मिक भावना इसमें आहत होती है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जब वर्णमाला पढ़ाते हैं तो ग से गणेश की जब बात आई तो विरोध हुआ। ग से गणेश नहीं कहेंगे तो किसी विद्वान ने कहा ठीक है, ग से गणेश नहीं कहना तो ग से गधा को। तो अटल जी कहते हैं कि यह है, देखो कि ग से गणेश का तिरस्कार, गधे का स्वीकार, और यह है हमारी सरकार। अटल जी अपने भाषण में कहते हैं कि सरकार कैसी है, जो गणेश का तिरस्कार करती है, गधे का स्वीकार करती है, ऐसी है सरकार है। वक्ता के साथ में अगला जब विषय की बात मैं करूं तो अटल जी कवि के रूप में तो सभी प्रसिद्ध हैं। तो फिर पांचजन्य हो, समाचार पत्र में लिखा हो, या वक्ता के रूप में भाषण किया हो, या और कोई कविता अच्छी हो, तो कवि के रूप में तो उन्होंने अपनी रचनाएं तो की है। लेकिन मैं कवि के रूप में उनका एक अलग संदर्भ आपको दे रहा हूं। अटल जी 1942 में, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि अटल जी ने 1942 में जब वो संघ शिक्षा वर्ग में, उस समय उन्होंने एसएफआई का भी काम किया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कम्युनिस्ट संगठन थे, क्योंकि उस समय दूसरा छात्र संगठन था ही। लेकिन अपनी बात पर अड़िग थे आगे, तो वो डिबेट सेक्रेटरी थे, और फिर ग्वालियर में हिंदी के सभापति मनीषी हो, विद्वान हो, आप जानते हैं शिवमंगल सिंह सुमन का नाम जो लोग जानते हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन वहां के एक महाविद्यालय में अध्यापक थे। मैं कवि का अनुभव बता रहा हूं। अटल जी डिबेट सेक्रेटरी थे, तो अटल जी ने महाविद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और देश भर से जाने माने बड़े बड़े सारे कवियों को आमंत्रित किया। अब ये सारे कवि आ गए, शाम में कवि सम्मेलन है, तो ये सारा जमघट पहले शिवमंगल सिंह सुमन जी के घर चला गया, और वहां जाने के बाद में सबकी बैठक हुई। कविता के मंच पर आने से पहले शिवमंगल सिंह सुमन के घर पर ये सब बैठे हैं, और कविता बोलने के लिए जो कुछ ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को वहां उन्होंने प्राशन किया। और वो प्राशन करने की प्रक्रिया इतनी देर तक चली कि इधर कवि सम्मेलन 1 घंटा 1.5 घंटा देर हो गई। अब अटल जी तो स्वाभाविक रूप से जिस संगठन में काम कर रहे हैं, वह तो नियम का बड़ी पाबंदी होती है, समय पर सारी चीजें होना चाहिए। तो अटल जी ने काफी देर प्रतीक्षा किया, और अंत में 1.5 घंटा ये कवि जब नहीं पहुंचे तो अटल जी ने कहा चलो हम काव्य सम्मेलन प्रारंभ करते हैं, और अटल जी ने खुद कविता गाना प्रारंभ कर दिया। अपने साथियों से कहा कि आप भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करो। उनके मित्रों ने भी कविताएं रखी, और ये सब जब चल रहा था तो 1-1.5-2 घंटे के बाद हाथी के जैसे हुए, झूमते हुए। हाथी झूमता है, झूमने का समझ रहा है, जो कुछ प्राशन किया है तो स्वाभाविक रूप से जरा स्थिति शरीर की ठीक नहीं होती तो अपने आप। हम महाराष्ट्र में खेल खेलते हैं ना, कितने लोग जानते हैं, लेकिन खेला है किसने आपने, उसमें जैसे झूलता है ना, तो ऐसे झूलते हुए सारे कवि मंच की ओर आने लगे। अटल जी ने देख लिया कि किस अवस्था में आ रहे हैं,
अटल जी ने तुरंत मंच से खड़े होकर कहा कि और इस प्रकार से आज का कवि सम्मेलन समाप्त होगा। शिवमंगल सिंह सुमन उनके अध्यापक थे। इस संदर्भ मैंने क्यों दिया, आगे जब अटल जी की कविताओं के किताब का विमोचन हुआ, उस विमोचन समारोह में सांसद सदस्य के रूप में जो है अटल जी, ऐसे अटल जी मंच पर बैठे हैं और शिवमंगल सिंह सुमन भी है, लेकिन अटल जी को राजनेता का अहंकार कभी नहीं था। अटल जी ने मंच से शिवमंगल सुमन जी की क्षमा चाहिए और कहा कि मैं छात्र जब था तो मुझसे यह गलती हुई थी और मैंने उस दिन इस प्रकार से मंच से कवि सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की थी। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरे दिन दोबारा कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, वो बात अलग है। मतलब एक सांसद सदस्य अपने गुरु के प्रति जो भाव रखता है वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। राजनेता के रूप में अटल जी का काम, कितनी बार सांसद रहे जानता है कोई? अटल जी 10 बार लोकसभा के और 2 बार राज्यसभा के 12 बार सांसद रहे। अब 12 बार संसद की बात मैं कर रहा हूं, उसमें से 1996 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, बाद में 13 माह रहे और फिर 1999 से 2004 तक पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन सांसद सदस्य के रूप में भी मैं उनके जीवन की कुछ घटनाएं जरूर सामने आपके रखना यहां पर चाहता हूं। उन घटनाओं को समझना जरूरी है। आजकल स्थिति इस प्रकार की कि सांसद क्या विधायक भी बन जाता है तो तुरंत दूसरे दिन गाड़ी दरवाजे पर आ जाती है। मैं तो कहता हूं विधायक क्या, नगर निगम का सदस्य वो भी नहीं बना है, फिर भी गाड़ी उसके सामने खड़ी होती है, द्वार पर गाड़ी, गुड़िया गाड़ी होती है। अटल जी 12 बार लगभग 45 वर्ष से अधिक का समय अटल जी सांसद सदस्य रहे। अंतिम समय तक अटल जी के पास गाड़ी नहीं थी। साधन सुविधा कैसे होती है? 1962 का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में अटल जी प्रचार के लिए आए। पहले सांसद सदस्य वो 1957 में बने, तो खासदार अटल जी आए हैं तो रचना लगाई गई थी अटल जी खरगोन जिले में 2 जगह पर 2 दिन तक यात्रा करेंगे, अलग अलग स्थान पर सभाएं लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आज तो वैभव से हम संपन्न हैं, सारे साधन सुविधाएं सारी है, उस समय साधन नहीं थे। 1962 में एक मिनी ट्रक का आयोजन किया कार्यकर्ताओं ने और मिनी ट्रक में अटल जी भाषण के लिए निकले। पहले दिन की यात्रा पूरी हुई, दूसरे दिन महेश्वर के पास में अटल जी की मिनी ट्रक बंद हुई। उनको जाना था चोली। महेश्वर से चोली 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अटल जी का मुझे तो समय पर पहुंचना है, जो समय दिया वो समय वहां पर चाहे कितनी भी संख्या होगी भाषण होगा पूरी क्षमता तक वैसे ही होगा। अब कार्यकर्ता परेशान हो गए, दूसरा व्यवस्था भी नहीं कर सकते, क्या करें? तो रमेश मित्तल नाम का एक कार्यकर्ता था। रमेश मित्तल ने कहा कि अटल जी साइकिल है, चलोगे? सांसद है, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कार्यकर्ता कह रहे अटल जी साइकिल है, साइकिल पर चलोगे? अटल जी कहा हाँ बिल्कुल चलिए। रमेश मित्तल साइकिल पर बैठे, कैरियर पर अटल जी बैठे हैं और पीछे राष्ट्रभक्ति का गीत गा रहे हैं ताकि रमेश मित्तल को कठिनाई न हो, तकलीफ न हो, उसका भी मनोरंजन हो। रमेश मित्तल पसीने से भीग गया, 8 किलोमीटर साइकिल चलाई। अटल जी ने कहा रुको। ये कार्यकर्ता का भाव क्या होता है? सांसद सदस्य रमेश से कहा, मित्तल से कहा कि रुको, थक गए हो, थोड़ी देर विश्राम करो। तो एक पेड़ के नीचे रमेश की गाड़ी रोकी, रमेश मित्तल ने साइकिल रोकी। साइकिल रोकने के बाद में अटल जी उतर गए, वो भी उतर गए। अटल जी का एक काम करो, पीछे तुम बैठो, मैं साइकिल चला। रमेश मित्तल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, सांसद सदस्य साइकिल चला रहा, मैं पीछे बैठूं। अटल जी ने कहा कि नहीं, अभी 8 किलोमीटर में गाड़ी चले, तो साइकिल चलाए, साइकिल मैं चलाऊंगा। जब देखा रमेश मित्तल ने कि मानने के लिए तैयार नहीं, तो रमेश मित्तल ने कहा कि देखो मैंने 8 किलोमीटर चलाई, आप भी केवल 8 किलोमीटर चलाएंगे, बाद में फिर दोबारा आप मुझको देंगे, बचे हुए 4 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, उस समय आप पीछे बैठे।
अटल जी गाड़ी, ठीक है। और आगे 8 किलोमीटर अटल जी साइकिल चलाते हैं, एक सांसद सदस्य साइकिल पर चलते। और ये इसके लिए मेरी दृष्टि से तो ये नई बात इसलिए नहीं होती कि मैं अपने जीवन का एक उदाहरण आपको बता। आज से लगभग 22 साल पहले की बात है, 20 साल पहले जन कल्याण निवासी विद्यालय में जिजाऊ छात्रावास का उद्घाटन का आयोजन किया था। और उसके लिए बाला साहब आप्टे संसद सदस्य सोलापुर में आने वाले थे। कार्यवाह के रूप में जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई कि आप जाइए और बाला साहब जी को लेकर आए, क्योंकि बाला साहब का परिचय तो आपका है, क्योंकि बाला साहब काफी समय तक विद्यार्थियों से जुड़े हुए रहे और आप कार्य हो। तो जो कार दी गई मुझको, वो कार लेकर मैं सोलापुर पहुंचा, लेकिन सोलापुर से जैसे ही हम निकले कार बंद हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हकीकत बतला रहा हूं आपको कि सांसद सदस्य बाला साहब, मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, मतलब शरीर में प्राणी मानो नहीं रहा कि अब क्या करूं। संगठन भी क्या कहेगा भाई, उस समय ऐसे कोई मोबाइल नहीं, कोई साधन नहीं, कोई कुछ विषय नहीं है। काफी लोगों ने डाला कि आपने मोबाइल क्यों नहीं लिया, मैं मोबाइल नहीं तो कहां से ले जाऊं। लेकिन बाला साहब ने कहा कि डरो रुको, ड्राइवर बैठो, हम धक्का लगाते। सांसद सदस्य बाला साहब आप्टे जी ने और मैंने गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी फिर चालू। इतनी सीधी बात नहीं है, काम इतनी आसानी से नहीं बनता। अटल जी सांसद सदस्यों को गैस का कोटा था, गैस कनेक्शन दे सकते थे। आगरा में अटल जी की बहन है कमला के घर गैस मिली, लेकिन अटल जी ने अपने बहन को गैस का कनेक्शन नहीं दिया। ना ही कमला बहन ने अटल जी से गैस का कनेक्शन मांगा। अटल जी को विदेश मंत्री थे, परराष्ट्र मंत्री थे, और विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ग्वालियर आ रहे थे, क्योंकि उनके भाई अवधेश बिहारी जी की बेटी माला का ब्याह था। तो माला के ब्याह में सम्मिलित होने के लिए अटल जी ग्वालियर आ रहे। तो ग्वालियर के संगठन ने सोचा कि चलो यहाँ पर एक अच्छा भाषण का कार्यक्रम रखेगा, अटल जी का अच्छा मौका है, तो एक भाषण रखा। तो घर पर पता चला कि अटल जी आ रहे हैं और एक भाषण है, और भाषण होने के बाद में अटल जी विवाद में सम्मिलित होने के लिए घर आने वाले हैं। तो अटल जी के भाई की बेटी मतलब भतीजी और बहन की बेटी भांजी, ये दोनों ने भी सोचा कि चलो हम भी भाषण सुनने के लिए जाते हैं। और भाषण सुनकर फिर आते समय अटल जी के साथ गाड़ी में आएंगे, वो तो घर ही आने वाले हैं। तो टागे के लिए अधिक के पैसे भी नहीं लिए, ज्यादा पैसे नहीं लिए साथ में। आते समय अपन अटल जी की गाड़ी में आए, गए, भाषण सुना, बड़े प्रसन्न हुए, तारीफ कर रही, लोगों ने तालियां बजाई, लोग आकर मिल रहे हैं। ये भतीजी भांजी दोनों भी बड़े आनंद से प्रसन्न हैं कि वो फूले नहीं समा रहे कि चलो हमारे चाचा जी, हमारे मामा जी का कितना कैसे सम्मान हो रहा है, और चलो अगर हम भी इनकी गाड़ी में जाएंगे। और फिर सबसे भेंट समाप्त हुई। तो ये दोनों ने जाकर अटल जी से भेंट की और कहा कि मैं भी आपके साथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप कहाँ चलेंगे? आप घर आ रहे हैं? हाँ मैं घर आ रहा हूँ। तो आप अपना जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप घर आने वाले हैं, इसलिए हम ऐसे ही आ गए और हमने टांगे के लिए पैसे नहीं लाए। ये गाड़ी तुम्हारे चाचा की नहीं है, तुम्हारे मामा की नहीं, ये देश के परराष्ट्र मंत्री की गाड़ी है, आप अपनी अपनी व्यवस्था करो। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर लगता है, इसको लिए बहुत बड़े संस्कार देते हैं, जो हमको वर्तमान समय में नहीं दिखाई देते। और इन सारी चीजों को देखते हुए अटल जी एक रचना भी लिखते हैं कि कैसे रिश्तेदार उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपेक्षाएं रखते हैं, बस का परमिट मांग रहे हैं भैया के दामाद। कविता लिखते हैं अटल जी, बस का परमिट मांग रहे हैं भैया के दामाद, पेट्रोल पंप दिला दो, दूजे की है मांग। लेकिन अटल जी ने अपने रिश्तेदारों को कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं दी। और अटल जी की विशेषता ये रही, सांसद के रूप में अटल जी को जो निधि प्राप्त होता था, उसके माध्यम से लखनऊ में जो काम किया है
वो आज भी सभी लोग उसका स्मरण करते हैं। नरसिम्हा की सरकार में जब मानवाधिकार आयोग के सामने भारत का पक्ष रखना था तो अटल जी को भेजा जिनेवा गए। 1971 का मैंने जो जिक्र किया था कि बांग्लादेश की आजादी के लिए इंदिरा गांधी ने जो संघर्ष किया, अटल जी विपक्ष के नेता है, बात को ठीक से समझे और उसका मूल्यांकन वर्तमान समय की स्थिति के साथ आप कीजिए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। अटल जी ने केवल शिमला समझौता का विरोध किया कि शिमला समझौता में वैसे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हमने जंग के मैदान में हम जीत गए लेकिन मेज पर हम हार गए। लेकिन अटल जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा जी का सम्मान किया और इंदिरा जी को कहा कि ये दुर्गा की अवतार है, ये दुर्गा है। विपक्ष की क्या भूमिका लेनी चाहिए? अभी वर्तमान समय की सारी घटनाओं का भी एक बार याद कीजिए कि पुलवामा होता है तो विपक्ष क्या करता है। फिलहाल अभी की हाल में महाराष्ट्र के एक विद्वान, ऐसे नाम से कोई विद्वान नहीं होता लेकिन अभी सारा मुसीबत आ जाती है हम पर भी के एक वो राम जी थे कि जो सीता का अपहरण होने के बाद में रावण की हत्या करते हैं, वो भी राम थे। और इस महाराष्ट्र की भूमि में ऐसे भी एक राम होते हैं कि जो हवाई जहाज में सफर करते हुए किसी हवाई सुंदरी का हाथ भी पकड़ते हैं, ऐसे भी राम इस देश में। कितने लोगों को याद आया मुझे पता नहीं, ऐसे भी राम हुए। और एक पृथ्वीराज है जिस पृथ्वीराज ने देश पर आए हुए समस्त आक्रमणकर्ता को परास्त किया, 17 बार परास्त किया मोहम्मद घोरी को, और इस देश की अस्मिता को बनाए रखा। अब देश की अस्मिता को कलंकित करने वाले भी कोई राज हमारे सामने आते हैं। इस देश का इस मिट्टी का बड़ा दुर्भाग्य है। अटल जी कहते हैं न भी तो जब वो विश्वासदर्शक प्रस्ताव पर जब बात कर रहे थे और कहा गया कि व्यक्ति तो अच्छा है, तो लग रहा था कि कहीं पार्टी टूटती है क्या, तो अटल जी कहते हैं न भी तो मरनादस्मी केवल दूषितो यशा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं वो डरता हूं तो उस आलोचना से जो कलंकित करती है मनुष्य। पार्टी को तोड़कर सरकार बनाना है, अटल जी कहते हैं कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। ऐसा प्रारंभ में करते हैं भाषण में, लेकिन अटल जी की एक हैसियत भी है कि वो कहते हैं कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं यहाँ तक कि शरद जी का भी नाम नहीं लूंगा। शरद जी का भी नाम नहीं लूंगा कहते हैं, शरद जी को कह दिया उन्होंने, नाम ले दिया कि आपने गुरु के साथ में क्या किया। तो अटल जी ने स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि पार्टी को तोड़कर अगर सरकार बनाने की बात आती है तो ऐसे सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसके लिए हृदय की एक विशालता अंतर्मन में जहां पर लगती है। एक बात कहकर मैं बात को विराम दूंगा क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया है, वैसे ज्यादा लीजिए 10 मिनट मैंने, लेकिन वो 2 विषय कहना मेरे लिए बहुत जरूरी है जिसका उनकी रचनाओं से भी संबंध है। कि रचनाओं में जब अटल जी ये कहते हैं कि जो आज़ादी हमको मिली है, ये आज़ादी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता है ये आज़ादी अधूरी है, रावी की शपथ न पूरी है। तो 1929 में लाहौर में रावी के तट पर अखंड भारत का जो संकल्प किया, वो संकल्प हम भूल गए। हर एक स्वयंसेवक का जो सपना होता है वही सपना अटल जी का भी है, अखंड भारत का। अटल जी भी वो अखंड भारत का सपना देखते हैं, हर स्वयंसेवक जो सपना देखता है। अटल जी लिखते हैं कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, जिस जिससे गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे। एक अखंड भारत का सपना हुए देखते हैं। 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उस समय कितने लोग जानते हैं कि उससे मूलतः तो मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम सभी अध्यापक हैं, हमको
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास कितने लोगों को ज्ञात है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हमको कितने लोगों को ज्ञात है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा कि कश्मीर इस देश का हिस्सा है और एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का जयघोष करते उद्घोष करते हुए चले गए। उस समय कश्मीर में जाना तो परमिट लेना पड़ता था। अटल जी साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निकले, साथियों को रोका, अलग अलग जगह पर, ज्यादातर पर उनके साथियों को कुछ रोक दिया, लेकिन बहुत योजनाबद्ध पद्धति से श्यामा प्रसाद जी को आगे जाने दिया। कठुआ पर जाने के बाद वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। जब वहां गिरफ्तारी हुई, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाषण दिया। ये तो हम बहुत कम लोग जानते हैं। 22-23 जून 1953 की रात में कारागार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुई, मृत्यु सहज नहीं थी, वो हत्या थी। दो वेदनाएं अटल जी के अंतर्मन में निरंतर बनी रही। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु वैसे ही 1968 में हुई। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या मुगलसराय के रेलवे स्टेशन पर, रेलवे लाइन पर, जहां बॉडी पड़ी मिली। मित्रों, यह देश इतनी आसानी से खड़ा नहीं रहा। यह देश इन सभी के समर्पण से खड़ा है। इसीलिए जब विषय चला कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम उसको प्राप्त करेंगे या कश्मीर से 370 कलम हटाएंगे, तो बड़ी आलोचना लोग करते। क्या यह संभव है? क्या सचमुच कश्मीर भारत विलीन हो जाएगा? क्या सचमुच 370 हटाना संभव है? कुछ लोग तो इस प्रकार की आलोचना करते कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। लेकिन राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया। लेकिन ये सब करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। तो अटल जी कश्मीर की उन सारी वेदनाओं को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि अटल जी के अंतर्मन में केवल यही बात थी कि कश्मीर है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती, जो इस रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए सरदार पटेल, सुभाष, अटल चाहिए। तो हमको यदि इन सारे संकल्पों को यदि पूरा करना है तो उनका हमें स्मरण करना होगा। साफ बता दूं, अहिंसक हर लहर मोड़ दी जाएगी। क्रांति ग्रंथ में एक कहानी और जोड़ दी जाएगी, जो उपवन से घात करे वो शाख तोड़ दी जाएगी। भारत मां के विरोध में उठी हर आंख फोड़ दी जाएगी। अटल जी की हर रचना इस राष्ट्र को समर्पित है। उसके केंद्र में यह राष्ट्र है, इस देश की संस्कृति है, यहाँ का मानव है, यहाँ का मनुष्य है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। यह भारत केवल भारत नहीं है। अटल जी कहते ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखाएं हैं, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसके जो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, पावस के काले काले मेघ इसके कुत्तर केश है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। मित्रों, देश भारत का अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। इसलिए अटल जी की पंक्तियों से मैं विराम देता हूं। अटल जी कहते हैं कि देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर। पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, संगठन बनेंगे, संगठन बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और ये देश इसलिए जरूरी है कि ये देश जगत में, विश्व में मानवता को बनाए रखने के लिए ये देश का अस्तित्व जरूरी है। उन्हें एक बार इस महाविद्यालय में आपने आमंत्रित किया, इसलिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
और आगे के सारे सत्रों में काफ़ी रचनाएं, बहुत सी रचनाएं जिसमें आपको हिरोशिमा के संबंध में आ जाएगा, बम विस्फोट के संबंध में रचना आ जाएगी, विश्व कल्याण की बात करने वाली अटल जी की रचना आएगी। लेकिन इन सारी रचनाओं के केंद्र में मनुष्य है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। पुनः एक बार हम उसका स्मरण करें। फिर एक बार सब यदि मुझसे गलती हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। फिर एक अध्यापक के नाते मैंने 30 कहते कहते 50 मिनट ले लिए, इसकी क्षमा चाहूँगा जो मैंने गलती की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से अपना मौलिक ऐसा मंतव्य यहाँ पर रखा है। मैं न जाने क्यों अपने आप में गौरव महसूस कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से बहुत सालों के बाद सर मैंने आपको सुना। 2001 में आपने पढ़ाया हुआ चंद्रगुप्त नाटक आज भी मैं भूला नहीं हूं सर। उस समय का सारा पाठ्यक्रम मैं भूला, लेकिन चंद्रगुप्त नाटक नहीं भूला। अरुणियः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्व विभा पर फैल रही तरु शिखा बना। ये बात हो या हिमद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकार। आपके ही विचारों से मैं बना हूं सर। फिर से मैं यहाँ पर मंच पर यह निवेदित करता हूँ, आपने अपने मौलिक वचनों से हमें उद्बोधित किया है। उद्घाटक के रूप में आप यहाँ पर आए, अपनी वाणी को यहाँ हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। आपका मैं मनपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर करता हूँ। हम सत्र के समापन की ओर जा रहे हैं। आदरणीय अन्ना जी को मैं यहाँ पर विनती करता हूँ कि आज के इस उद्घाटन सत्र का अध्यक्षीय समापन आप करें। सम्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित अध्यापक प्राध्यापक, इस महाविद्यालय में जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये विषय ही इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस आयोजक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्राध्यापक वायचर, इनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश में आज तक अटल जी की कविता पर प्रबोधन संबोधन किया गया होगा। उनकी काव्य पंक्तियों का उपयोग करके अपना भाषण, अपनी प्रस्तुति अधिक प्रभावी हो, इसीलिए उसका उपयोग किया गया होगा। मगर इस 2 दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी में उस कविता के हर पहलू पे समीक्षा की जाएगी। जो यहाँ शोध प्रबंध प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग पहलू पे अपना मंतव्य रखेंगे, उनकी स्वाधीनता, उनका मंतव्य, उनकी स्वतंत्रता का मैं सम्मान करता हूं। अगर आलोचना करनी है तो वो भी सच्ची करिए, सराहना करनी है वो भी वास्तविकता की हो। अटल जी की कविता इस राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, उनके रूह की आवाज, आत्मा की आवाज, ये संस्कृति का प्राण है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारा देश करवट ले रहा है, स्वतंत्रता की, आजादी का शताब्दी महोत्सव की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिस कारण हम स्वतंत्र हुए, उस दिशा में शुरुआती कदम हमारे लड़खड़ाए, दिशा निश्चित नहीं की गई। अपने 50 साल के संसदीय जीवन में अटल जी ने जो संसद में भाषण किए हैं, उस सभी भाषणों में जो दृष्टिकोण है वही कविता में है। संपादक के नाते उन्होंने जो प्रस्तुति की होगी
उसकी ही अभिव्यक्ति कविता में है। अटल जी अलग और उनकी कविता अलग, ये नहीं हो सकता। हर एक कविता में जो लफ्ज है, जो शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, विचार पूर्वक किया है। इस कविता की किसी भी स्तर में समीक्षा हुई तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? हम अधिक सच्चाई की ओर जा रहे हैं, हम भी राष्ट्रीयता की ओर देख रहे हैं। जो दिल में डर था, जो मस्तिष्क में भ्रम था, वो उलझ जाएगा। राजकीय विश्लेषण हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी धरोहर पर यह कविता एक चेतना फैला देती है, हमें पुलकित करती है, हमारे कर्तव्य का भान होता है। हम क्या करें, कैसा जिए, किसके लिए जिए, इसका मार्गदर्शन मिलता है। 2 दिन की ये संगोष्ठी में जो शोध निबंध यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, उसका संकलन भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सभागार में संख्या कम है, इसलिए आपकी प्रस्तुति में आप कटौती मत कीजिए। आपकी कटौती देश के लिए आवश्यक है। जो भी आपने मन में तय किया हो, चिंतन मंथन किया हो, उसकी पूरी प्रस्तुति यहाँ हो। इसका रिकॉर्डिंग होगा, इसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन करने का भी हमारी मंशा है। इसलिए आप सभी को विनंती करता हूं कि सब पहलुओं पे ये कविताएं निखरनी चाहिए। साहित्य विधा में इसका स्थान क्या है? अटल जी कवि होते तो क्या होता? सोचने की बात है। मगर उन्होंने अपनी कविता कभी भी मरने नहीं दी। पंतप्रधान होते हुए भी कविता पर प्यार किया है। अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने कभी भी खोई नहीं, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता में हो, विदेश में गए हो। हिंदी का उनका प्रेम सभी दुनिया ने देखा है। यूनो में पहला हिंदी भाषण अटल जी ने ही किया है। हिंदी का सम्मान बढ़े, भारतीयता का सम्मान बढ़े, इसीलिए पूरा जीवन न्यौछावर किया है, समर्पित किया है। अटल जी का हर क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित है। इसलिए अटल जी पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है, लोकशाही राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक है, भारतीयता के लिए मार्गदर्शक है। जिस विचारधारा में वो खड़े हैं, इस भाषण में जोगेंद्र सिंह जी बताया, वो संघ की विचारधारा है। संघ की अलग विचारधारा नहीं है, इस संस्कृति की विचारधारा ही संघ की विचारधारा है। वो समझाने के लिए कुछ पद्धति संघ ने निश्चित की है और उस पद्धति का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। दोनों की दिशा एक है, उनकी भी शताब्दी पूरी हुई है, संघ की भी शताब्दी पूरी हुई है। इस शताब्दी के बाद हम हमारी जीवन में उसका क्या उपयोग करने वाले हैं? आज इस कविता का मंथन करने का मकसद क्या है? किस लिए रखा जा रहा है? ये सभी पैसे मिले इसलिए नहीं है, इसकी जरूरत है। पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। दुनिया की दृष्टि भारतीयता समझने की है। वो सच्ची भारतीयता का प्रतिबिंब उनकी कविता है। इसलिए कविता पे भी मैं नाज करता हूँ, अटल जी को नमन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अन्ना, आपने अध्यक्षीय समापन की दृष्टि से अपने मौलिक विचार यहाँ पर रखे। हम इस उद्घाटन सत्र के समापन की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे महाविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के प्रमुख तथा महाविद्यालय के IQAC समन्वयक डॉक्टर मकरंद चौधरी सर जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि सर आप यहाँ इस सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन से करें। सभी को नमस्कार।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविता में अवदान इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष आदरणीय माननीय शेषाद्री अन्ना डांगे जी यहाँ उपस्थित रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ प्रमुख उद्घाटक के रूप में उपस्थित रहे प्रोफेसर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन सर, इनका भी मैं यहाँ पे महाविद्यालय की तरफ से ऋण निर्देश करता हूँ। प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना पाटिल जी, इनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके साथ डॉक्टर सर्जेराव जिगे सर, डॉक्टर देवदास इंगले सर, प्रोफेसर डॉक्टर मर्डे सर, इनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार वायकर सर और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हेतु उपस्थित हुए सभी प्राध्यापक, विद्यार्थी और अतिथियों का मैं यहाँ महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस उद्घाटन समारोह का जो हम समापन कर रहे हैं वो प्रसाद से कर रहे हैं। मैं सभी से व्यक्त करता अपनी जगह पे बैठ जाइए, बैठकर यहाँ पे प्रसाद होगा। వెంకటి సాంలో దయా సత్కర్మీ రతివాడు భూతా పరస్పరే కరు మైత్ర జీవాంజే దుర్గాంజే విరదావు విశ్వ సదర్వ సుఖావు जो देवांशी तो तेराहो प्राणी मंडली ईश्वर निष्ठांची मान्याळी अनंतप्रभु मंडली वेदपूर्ण तदा सर्वतुषेयार्व चेतनाचिंतामणि चेताव बोधसे अर्णव विभूषांसे चंद्रमे चेयांचन तापंडजे तापहीन श्रीकरवाणी सदा सज्जन सूर्यवे होतु जीवना सरस्वती पूर्णभूमि होती परिसोवादि पुरुषी अगणित आनंदो जीवे विशेषी योगी यथा जगते आज उद्घाटन सत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत अगला सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं अगले सत्र की संचालिका राजेश्वरी तावड़े जी मैडम जी से विनती करती हूँ कि वे